मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारी ऐसी क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ चुके थे कि 3 तरह से ट्रांसपोर्ट जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने यहाँ से अलाउ करती है, ठीक है ना। परमेबिलिटी जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, इसका मतलब क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होकर के मॉलिक्यूल्स का दूसरी तरफ क्रॉस करना, चाहे सेल से बाहर या सेल के अंदर, ठीक है। ये मेनली ये क्या कहलाती है, प्रॉपर्टी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कहलाती है परमेबिलिटी, यानी कि पारगम्यता। इसमें हम पढ़ चुके थे ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब हम पढ़ते हैं स्पेशलाइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका कला का विशिष्टीकरण। कोशिका कला का विशिष्टीकरण। ये क्या होता है हम देखते हैं। देखो, हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक समतल और यूनिफॉर्म लेयर नहीं होती, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली, ये एक समतल और यूनिफॉर्म लेयर नहीं होती, ठीक है। इसके अंदर कोशिका की आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन होते रहते हैं, यानी कि सेल के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस होते रहते हैं। कोशिका की आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन होते रहते हैं। चेंजेस occur according to the requirement of cell, according टू रिक्वायरमेंट ऑफ सेल। सेल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस होते रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसमें अनुकूलन की क्षमता पाई जाती है, यानी कि एडेप्टेशन कैपेबिलिटी इसके अंदर होती है। अनुकूलन की क्षमता पाई जाती है, यानी कि एडेप्टेशन की कैपेबिलिटी इसमें होती है। एडेप्टेशन कैपेबिलिटी इसमें होती है, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसमें सेल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडेप्टेशन या चेंजेस होते रहते हैं। ये एडेप्टेशन या चेंजेस या ये परिवर्तन जो है, जो कोशिका की आवश्यकता के अनुरूप क्या है, ये हम देखते हैं। देखिए, जो सेल होती है, सेल को अपने आसपास की दूसरी नेबरिंग सेल से, यानी कि असंजन कोशिकाओं के साथ संबंध बना करके रखना होता है। जैसे एक सेल है, कोशिका है, ठीक है ना। हम प्लांट सेल की बात करें या एनिमल सेल की बात करें, इसको अपने आसपास दूसरी कोशिकाओं से असंजन बना करके रखना होता है, यानी कि संबंध बना करके रखना होता है, ठीक है। इसके अलावा एनिमल सेल्स अधिकतर कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतकों के अंदर जो पाई जाती हैं, उनको ऊतकों की जो सबस्ट्रेटम होती है, जो सतह होती है, वहाँ पर भी स्थित रहना होता है, वहाँ पर भी उनको प्रेजेंट रहना होता है। तो इस काम के लिए सेल्स जो है, ये सेल मेम्ब्रेन जो है, ये अपने अंदर कुछ स्पेसिफिक टाइप के एडेप्टेशन कर लेती है, अनुकूलन बना लेती है। अब हम यही एडेप्टेशन या अनुकूलन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्लांट सेल के अंदर क्या एडेप्टेशन होते हैं। सबसे पहला है इसमें प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा जो फर्स्ट टाइप का एडेप्टेशन है, ये
प्लांट सेल के अंदर होता है। इसमें प्राथमिक भित्ति से, लिख लीजिए आप, इसमें प्राथमिक भित्ति से कोशिका द्रव के सूक्ष्मतम रेशक बाहर निकलते हैं। कोशिका द्रव के सूक्ष्मतम रेशक बाहर निकलते हैं। जो सेल वॉल है, उस सेल वॉल की प्राइमरी लेयर से साइटोप्लाज्म के बहुत माइन्यूट फाइबर्स जो हैं वो बाहर निकलते रहते हैं। यह सूक्ष्म रेशक समूह में कोशिका भित्ति के आर पार स्थित रहते हैं। यह सूक्ष्म रेशक, इंग्लिश में भी लिखेंगे अभी हम, यह सूक्ष्म रेशक समूह में कोशिका भित्ति के आर पार स्थित रहते हैं। इसी को अपन इंग्लिश में लिख लेते हैं हम। फ्रॉम द प्राइमरी वॉल of cell, minute fibrils या minute fibers arising from the cytoplasm, minute fibers from, इसको लिखेंगे minute fibers of cytoplasm, arises they cross the cell wall यह कोशिका भित्ति के आर पार स्थित रहते हैं, यानी कि सेल वॉल के आर पार स्थित रहते हैं। यानी कि हम बात करें, दो सेल्स हैं, ठीक है, ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है। इन दोनों सेल्स के बीच में, ये जो दोनों सेल्स हैं, इन दोनों सेल्स के बीच में जो सेल वॉल है, इस सेल वॉल की प्राइमरी लेयर से साइटोप्लाज्मिक फाइबर्स होते हैं, ये निकलते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं? साइटोप्लाज्मिक फाइबर्स। इन्हें नाम दिया जाता है प्लाज्मोडेस्मेटा, ये कहलाते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। These are known as plasmodesmata. जहाँ से ये निकलते हैं, ये जो छिद्र होता है, ये जो छिद्र है जहाँ से जिस पोर के थ्रू ये प्लाज्मोडेस्मेटा क्रॉस हो रहे हैं दो सेल्स के बीच में है, यह 40 to 60 नैनोमीटर के व्यास का होता है। 40 to 60 नैनोमीटर डायमीटर इसका होता है, यानी कि व्यास इसका होता है। 40 to 60 नैनोमीटर तक इसका डायमीटर यानी कि व्यास इसमें होता है, ठीक है। इसके केंद्रीय भाग में डेस्मो ट्यूब्यूल स्थित रहते हैं। इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है, यानी कि हम इसकी बात करें, सेंट्रल पार्ट में कुछ ट्यूबुलर, ट्यूब जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, ये कहलाती है डेस्मो ट्यूब्यूल।
जो सेंट्रल पार्ट होता है वो कहलाता है डेस्मो ट्यूब्यूल, जो नली का जो रूपी रचनाएं होती हैं, ठीक है। और ये जो डेस्मो ट्यूब्यूल होता है ये दोनों तरफ की सेल की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उससे जुड़ा हुआ रहता है। इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं स्ट्रक्चर को। ये प्लाज्मोडेस्माटा है, सेंट्रल पार्ट डेस्मो ट्यूब्यूल है, और यहाँ पे ये ठीक इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डेस्मो ट्यूब्यूल जो है ये दोनों तरफ की सेल से जुड़ा हुआ रहता है। इसको लिख लेते हैं अपन, इसको हटा देते हैं। उसके आगे जो अपन ने लिखा था उसके आगे लिख रहा हूं, अंतरा कोशिकाओं अंतरा कोशिकीय तंतुओं का यह समूह, तंतुओं का यह समूह प्लाज्मोडेस्माटा कहलाता है। अंतराकोशिकीय तंतुओं का यह समूह प्लाज्मोडेस्माटा कहलाता है। This group of intracellular fiber is known as plasmodesmata. Cellular fiber is known as प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, ये जो अंतराकोशिकीय समूह का जो फाइबर है, समूह है, ये प्लाज्मोडेस्माटा कहलाता है। ये जो इंटरसेलुलर फाइबर्स होते हैं जो दोनों सेल्स के आर पार होते हैं, दिस इज नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा। आगे लिखते हैं अपन, यह छिद्र रूप में छिद्र रूप में 40 to 60 नैनोमीटर, 40 से 60 नैनोमीटर व्यास का होता है। द डायमीटर ऑफ दिस पोर इज diameter of this pore is 40 to 60 नैनोमीटर, 40 to 60 नैनोमीटर। इस पोर का जो डायमीटर है वो 40 से लेकर 60 नैनोमीटर तक होता है, 40 से 60 नैनोमीटर तक इसका व्यास होता है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ इट इज नोन एज डेस्मो ट्यूब्यूल। इसका केंद्रीय भाग डेस्मो ट्यूब्यूल कहलाता है। यह हम लिखेंगे, इसके केंद्रीय भाग में डेस्मो ट्यूब्यूल
होते हैं तथा यह आसन्न कोशिकाओं से, आसन्न कोशिकाओं का मतलब होता है आसपास की दूसरी कोशिकाएं जो होती है, पड़ोसी सेल्स जो होती हैं, जैसे ये दोनों सेल्स जो हैं, दोनों कोशिकाएं एक दूसरे की आसन्न कोशिकाएं हैं, ठीक है ना, यानी कि एडजेसेंट सेल्स हैं, तथा यह आसन्न कोशिकाओं की अंतः प्रद्रव्य जालिकाओं से जुड़े रहते हैं, तथा यह आसन्न कोशिकाओं की अंतः प्रद्रव्यी जालिकाओं से जुड़े रहते हैं। आसन्न कोशिकाओं की अंतः प्रद्रव्यी जालिकाओं से यह जुड़े रहते हैं। इंग्लिश में लिखते हैं अपन, इट्स सेंट्रल पार्ट is known as desmotubule and they are connected to the endoplasmic reticulum and they are connected to the endoplasmic reticulum of adjacent cells. Endoplasmic reticulum of adjacent cells, और यह adjacent cells की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े रहते हैं। ठीक है ना, इनके थ्रू क्या होता है, ये जो डेस्मोटिब्यूल्स हैं या फिर हम प्लाज्मोडेस्माटा है, इनके जरिए क्या होता है कि दोनों सेल्स जो हैं, दोनों सेल्स आपस में, इन दोनों सेल्स का साइटोप्लाज्म जो है आपस में इंटरकनेक्टेड रहता है, दोनों सेल्स का, दोनों कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य जो है आपस में जुड़ा हुआ रहता है, और ये पदार्थों के आवागमन को भी नियमित करता है या फिर नियंत्रित करता है। इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन द सेल्स, दोनों कोशिकाओं के बीच में विभिन्न प्रकार के पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करता है, और दोनों कोशिकाओं का जो कोशिका द्रव्य है वो भी आपस में इनसे जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है ना, जिस वजह से हम बात करें कि दो कमरे हैं जो कि आपस में, जिनकी दीवार एक है और उन दोनों कमरों के बीच में एक दरवाज़ा है, तो उस दरवाजे के जरिए दोनों कमरे जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं, तो उस दरवाजे के थ्रू होकर के दोनों कमरों के बीच में आवागमन चलता रहता है। तो ठीक उसी तरह से दोनों सेल्स के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा, डेस्मोटिब्यूल्स हैं, इनका साइटोप्लाज्म आपस में जुड़ा हुआ रहता है, और दोनों सेल्स के बीच में ट्रांसपोर्ट जो है मॉलिक्यूल्स का वो ईजीली होता रहता है। ठीक है ना, तो आगे हम लिखेंगे चूँकि यहाँ पे सेल वॉल की बात हो रही है, तो ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है या डेस्मोटिब्यूल है, ये पाए जाते हैं इनवेरिएंटली, ये केवल प्लांट सेल्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, एनिमल सेल्स के अंदर भी कुछ इसी तरह के स्पेशलाइजेशंस होते हैं, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। आगे हम लिखते हैं, यह दूसरी आसन्न कोशिकाओं से कुछ दूरी तक संबंध स्थापित करके विभिन्न क्रियाओं के नियमन में सहायक है। यह दूसरी आसन्न कोशिकाओं
यह दूसरी आसन्न कोशिकाओं से कुछ दूरी तक संबंध स्थापित करके विभिन्न क्रियाओं के नियमन में सहायक है। विभिन्न क्रियाओं के नियमन में सहायक है। It helps in regulating different activities between the cells by connecting them. Different activities between the cells by connecting the adjacent cells. By connecting the adjacent cells, विभिन्न कोशिकाएं जो अलग अलग सेल्स होती हैं उनके बीच में एक तरह का रिलेशन मेंटेन कर देता है, उनको आपस में जोड़ देता है और डिफरेंट एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है। उन दोनों सेल्स के बीच में होने वाली डिफरेंट एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है। यानी कि दो अलग अलग कोशिकाओं या बहुत सी कोशिकाएं जो आपस में जुड़ी हुई हैं उन आसन्न कोशिकाओं को बीच में संबंध स्थापित करता है और उन कोशिकाओं के अंदर होने वाली बहुत सी क्रियाओं को नियमित करता है, उनको रेगुलेट करता है। आगे लिखते हैं अपन, यह तंतुक समूह पादप में संगठित होकर समाकलित कोशिका द्रव्य तंत्र निर्मित करते हैं। समाकलित कोशिका द्रव्य तंत्र निर्मित करते हैं। समाकलित कोशिका द्रव्य तंत्र निर्मित करते हैं। इसको हम इंग्लिश में लिख लेते हैं, दीज ग्रुप ऑफ फाइबर्स form the integrated cytoplasmic system. इंटीग्रेटेड साइटोप्लाज्मिक सिस्टम
बाय ये इन बिटवीन द सेल्स, इन बिटवीन द सेल्स, इन बिटवीन द सेल्स या इन बिटवीन द प्लांट सेल्स, इसको हम लिख लेते हैं इन बिटवीन द सेल्स इन प्लांट्स। ठीक है, यानी कि दो अलग अलग सेल्स हैं, उन दोनों सेल्स के बीच में ये जो डेस्मोसोम्स हैं, ये प्लाज्मोडेस्माटा हैं या डेस्मोटिब्यूल हैं, ये एक समाकलित कोशिका द्रव्य तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी कि दोनों सेल्स का साइटोप्लाज्म आपस में जुड़ जाता है तो उसे समाकलित कोशिका द्रव्य तंत्र बनता है। ठीक है ना, यानी कि इंटीग्रेटेड साइटोप्लाज्मिक सिस्टम वो है बनता है अलग अलग सेल्स के बीच में इस तरह के कनेक्शन से। आगे लिखते हैं अपन, यह है दो कोशिकाओं के बीच में पदार्थों के आवागमन के लिए मार्ग देते हैं। यह दो कोशिकाओं के बीच में पदार्थों के आवागमन के लिए मार्ग देते हैं। ठीक है, यानी दो अलग अलग जो सेल्स हैं उनके बीच में मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए रास्ता देते हैं। दे प्रोवाइड रूट टू, दे प्रोवाइड route for the transport of molecules between the cells, for the transport of substances between the cells। यह हो गया हमारा प्लाज्मोडेस्माटा। ये तो बात थी एनिमल सेल, प्लांट सेल की। अब हम एनिमल सेल की बात करते हैं कि एनिमल सेल के अंदर क्या स्पेशलाइजेशंस पाए जाते हैं। पहले आप ये लिख लीजिए, एनिमल सेल में पाया जाने वाला स्पेशलाइजेशन पहला है माइक्रोविलाई। इन्हें बोलते हैं सूक्ष्मांकुर। ये कहलाते हैं सूक्ष्मांकुर। माइक्रोविलाई ये सूक्ष्मांकुर क्या होते हैं? देखो, जो प्राणी हैं इनकी आंत्र की उपकला कोशिकाएं, प्राणी या जंतुओं की आंत्र की
उपकला कोशिकाएं आंत्र की उपकला कोशिकाओं की कोशिका कला, ठीक है, उपकला कोशिकाओं की कोशिका कला से अनेक सूक्ष्म अंगुली समान प्रवृद्ध सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। इसको अपन इंग्लिश में देखो, इन एनिमल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस known as microvilli, are present in the epithelial layer, are found in the epithelial layers in the intestine या of the intestine। देखो जो एनिमल्स की इंटेस्टाइन होती है, उस इंटेस्टाइन के अंदर की तरफ बात करें, ठीक है ना, ये इंटेस्टाइन की जो इनर लेयर है, इस इनर लेयर की जो सेल्स हैं इसमें बहुत से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इस तरह से पाए जाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? माइक्रोविलाई। यानी जो सेल वॉल है वो जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन उसी की ये एक तरफ की सेल है, सेल मेम्ब्रेन इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेती है। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं ये कहलाते हैं माइक्रोविलाई यानी कि सूक्ष्मांकुर। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कहलाते हैं माइक्रोविलाई यानी कि सूक्ष्मांकुर। ठीक है, ये जो सूक्ष्मांकुर होते हैं ये 0.6 to 0.8 माइक्रोमीटर लंबे और 800 से 1000 एंगस्ट्रोम व्यास तक के हो सकते हैं। यहां तक लिख लीजिए, फिर आगे लिखते हैं अपन। माइक्रोविलाई जो हैं ये 0.6 to 0.8 माइक्रोन तक लंबाई हो सकती है इनकी, यानी कि लेंथ हो सकती है इनकी। ठीक है, लॉन्ग इसको आप देख लीजिए 0.6 to 0.8 माइक्रोमीटर लॉन्ग और 800 से 1000 एंगस्ट्रोम तक इनका व्यास हो सकता है। यानी डायमीटर इनका होता है। अगर हम एक की बात करें, ये एक इसकी बात करें, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी 0.6 to 0.8 माइक्रोन इसकी लंबाई
और इसका जो डायमीटर होता है, ये डायमीटर 800 to 1000 एंगस्ट्रोम तक हो सकता है। हम इसको इलेबोरेट करके बना देते हैं। ठीक है ना, ये है माइक्रोविलाई यानी कि सूक्ष्मांकुर। क्या मुसीबत है यार। माइक्रोविलाई यानी सूक्ष्मांकुर, इनकी जो लंबाई है, एक की हम बात करते हैं इसकी, ठीक है, ये लंबाई 0.6 to 0.8 माइक्रोमीटर लंबी, ठीक है, और इसका डायमीटर 800 to 1000 एंगस्ट्रोम तक इसका डायमीटर हो सकता है, इसका व्यास जो है वो हो सकता है। एक सेल में इनकी संख्या 3000 के लगभग या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। एक कोशिका में इनकी संख्या 3000 तक हो सकती है, अप्रॉक्सीमेटली 3000 तक हो सकती है। नंबर इन वन सेल। एक कोशिका के अंदर इनकी संख्या 3000 तक हो सकती है, ठीक है ना। ये कोशिका की सतह पर एक ब्रश बॉर्डर जैसा बनाते दिखते हैं, जिससे से ब्रश की रचना होती है, ठीक उस तरह से इनकी रचना दिखाई देती है। दे फॉर्म, इसको लिखिए, इसके आगे लिखते हैं अपन, यहाँ पे हटा देता हूँ, इसके आगे लिख लेते हैं। They form brush border on the surface of cell. Brush border on the surface of cell. कोशिका की सतह पर ब्रश बॉर्डर बनाते हुए दिखाई देते हैं। कोशिका की सतह पर ब्रश बॉर्डर बनाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक लिख लीजिए। आज के लिए हम इतना ही कंक्लूड कर रहे हैं स्टूडेंट। इसके आगे जो है माइक्रोविलाई के बारे में हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक है, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। थैंक यू।